जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में अध्याय नंबर या यूनिट नंबर 7 को ख़त्म करेंगे अपन। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी अपन ने, वो याद कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तक पढ़ लिया था अपन ने। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से ही जुड़ा हुआ है, कहलाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या कहलाता है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। चलिए सुनिए। तो हमें पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? आइंस्टीन ने। लेकिन ये व्याख्या कब की थी? जब मैक्स प्लांक ने विकिरण के प्रकाश के फोटोन प्रकृति के बारे में बता दिया था, क्वांटम प्रकृति के बारे में बता दिया था। इसके बाद इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ठीक है ना। सबसे पहले आया मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत या फोटोन सिद्धांत। इसके बाद आया है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है ना, ये दोनों में ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो प्लांक ने क्या बता दिया था? प्लांक ने बताया था प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा और संवेग क्या होता है? निश्चित होता है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा और संवेग निश्चित होता है। ये किसने बता दिया था? प्लांक ने बता दिया था। प्लांक ने कहा था जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिसे क्वांटम या फोटोन कहा जाता है। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है। और ऊर्जा का मान कितना बताया था? h। ऊर्जा का मान किसने बताया था? h। ये इन्होंने बता दिया था। और संवेग भी बता दिया था, P बराबर h/λ। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। और आइंस्टीन ने क्या बताया है प्रकाश विद्युत प्रभाव में? जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो कैसे बताया है? वो आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही की है। इन्होंने देखा कि जब प्लांक ने यह बता दिया कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित है, h है प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, तो इसी का उपयोग करके इन्होंने एक समीकरण दिया है जिसे कहा जाता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। चलिए सुनिए होता क्या है। तो इन्होंने बताया कि जब h ऊर्जा वाला फोटोन की ऊर्जा निश्चित है h, जब h ऊर्जा वाला फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो यह ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। h ऊर्जा जो है वो दो प्रकार से व्यय होती है। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि ऊर्जा का कुछ भाग धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में व्यय हो जाता है। ऊर्जा का कुछ भाग धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में व्यय हो जाता है, जिसे कार्यफलन कहा जाता है। और इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन को किससे दर्शाते हैं? फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। पहले फिर से समझ लीजिए। जब h ऊर्जा वाला फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो यह जो ऊर्जा है, इतनी जो ऊर्जा है वो दो प्रकार से व्यय होती है। डैश लगा के छोड़ेंगे। पहला पॉइंट बताया इन्होंने कि ऊर्जा का कुछ भाग धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। इसे कार्यफलन कहा जाता है और इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। पहले ही पढ़ चुके, ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया इसमें कि उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बारे में बताया। ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, उन्हें गति भी तो करानी पड़ेगी, तो कुछ ऊर्जा उसमें व्यय चली जाएगी। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि पहला इसका कुछ भाग किसमें व्यय हो गया, खर्च हो गया, फाई नॉट के रूप में, कार्यफलन के रूप में। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि ऊर्जा का कुछ भाग, यही ऊर्जा है, ऊर्जा का कुछ भाग या बचा हुआ भाग या शेष भाग, ऊर्जा का शेष भाग इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी व्यय करने में, काइनेटिक एनर्जी देने में खर्च हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। यानी कि अतः दोनों पॉइंट के नीचे क्या लिख सकते हैं? h बराबर होगा फाई नॉट प्लस ke। समीकरण नंबर 1 यही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इतनी ऊर्जा है, दो तरीके से खर्च हो रही, कार्यफलन के रूप में, दूसरा गतिज ऊर्जा देने के रूप में। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर होगी? h के बराबर होगी। ठीक है, आगे बढ़े।
आगे बढ़ लेते हैं। यदि अपन मान लेते हैं कि यदि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनकी दहली आवृत्ति, इलेक्ट्रॉनों जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी यदि दहली आवृत्ति कितनी है हमारे पास, दहली आवृत्ति को h न्यू से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्स मान रहे हैं। यदि दहली आवृत्ति न्यू नॉट और इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्स हो तब दोनों के मान निकाल सकते हैं। तब फाई नॉट बराबर सूत्र होता है h न्यू नॉट तथा काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2 mv² होता है। चूंकि वेग मैक्सिमम है तो v मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो h न्यू बराबर क्या होता है, फाई नॉट प्लस के ई। इन दोनों के मान अपन निकाल चुके हैं, पुराने ही सूत्र है। फाई नॉट बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट, h प्लांक नियतांक, न्यू नॉट दहली आवृत्ति होती है, और कैनेटिक एनर्जी बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2 mv²। तो अपन ने मान लिया कि यदि दहली आवृत्ति न्यू नॉट और अधिकतम वेग इलेक्ट्रॉनों का v मैक्सिमम हो तब फाई नॉट बराबर h न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो फाई नॉट और काइनेटिक एनर्जी के ई के मान उठाकर कहाँ रख देते हैं अपन, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। या इन्हें बना दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, ये बना दिया। तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो h न्यू ऐसा का ऐसा ही, h न्यू बराबर फाई नॉट की जगह कितना रखेंगे, h न्यू नॉट पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv² मैक्सिमम, ये रख दिया मान। अब h वाले एक तरफ कर लीजिए, उधर प्लस का इधर आकर माइनस का, h न्यू प्लस का इधर आकर माइनस का h न्यू नॉट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। देखिए इन दोनों में से h कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन लिया तो क्या बचेगा, न्यू माइनस का इधर बचेगा न्यू नॉट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। ये आ गया। यही तो आइंस्टीन का क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत समीकरण। या कैसे लिख सकते हैं, इसके बराबर ये या इसके बराबर ये, बात तो एक ही ना, 1/2 v² मैक्सिमम बराबर लिख सकते हैं h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। दोनों चीजें एक ही है, तो ये हो चाहे ये हो, दोनों को ही क्या कहा गया है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो ये हो गया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इतना बोल दिया जाता है सिद्ध करने के लिए। चलिए तो ये हो गया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आगे बढ़ लेते हैं। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के बाद बात कर लेते हैं द्रव्य तरंगों की। द्रव्य तरंगे या इनका दूसरा नाम है डी ब्रोगली तरंगे, डी ब्रोगली तरंगे, क्योंकि वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया था। द्रव्य तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ये कहते हैं डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए परिभाषा, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण, गति करते हुए कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। यही परिभाषा है। फिर से समझ लीजिए, डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। फुल स्टॉप। विशेषताएं, विशेषताएं द्रव्य तरंगों की क्या विशेषताएं भी पूछ दी जाती है। विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता इनकी ये है कि द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, विद्युत और चुंबक के संयोग से मिलकर नहीं बनी होती। आगे पढ़ेंगे, यूनिट 5 में पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगे, वहां देखेंगे क्या होती हैं। तो द्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। दूसरी विशेषता, द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिमान कण के साथ संबंध रहती है, मतलब उससे जुड़ी रहती है हमेशा। प्रत्येक द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिमान पदार्थिक कण से संबंध रहती है। तीसरी विशेषता, द्रव्य तरंगे उस कण की गति की स्थिति की अनिश्चितता को बताती है। द्रव्य तरंगे किसी गतिमान कण की स्थिति की अनिश्चितता को बताती है। द्रव्य तरंगे किसी गतिमान कण की स्थिति की अनिश्चितता को बताती है। तो ये द्रव्य तरंगे हो गई और उनकी विशेषताएं हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक समीकरण दिया है अपना, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। डी ब्रोगली का तरंग समीकरण, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण या डी ब्रोगली संबंध कहलाता है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा ऊपर कर ले इस तरीके से, ठीक है। तो डी ब्रोगली का तरंग समीकरण या डी ब्रोगली संबंध,
डी ब्रोगली संबंध कहलाता है, डी ब्रोगली संबंध कहलाता है ये। चलिए देखिए, कुछ नहीं, इन्होंने पुराने इस वैज्ञानिकों के दिए हुए सिद्धांतों का उपयोग करके बनाया है डी ब्रोगली का तरंग समीकरण। देखिए तो क्या होता है, डी ब्रोगली का समीकरण क्या है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इस तरफ से कहाँ से, क्वांटम प्रकृति से शुरुआत करते हैं, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत से, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से। E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू होता है कि नहीं होता, जहां H क्या है, प्लांक नियतांक है, और न्यू क्या है, आवृत्ति होती है प्रकाश की। ठीक है, यदि द्रव्यमान m तथा प्रकाश की चाल c हो, प्रकाश की चाल कितनी c हो, तब द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, तब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से, आइंस्टीन ने दिया था ना 11th क्लास में पढ़ा होगा, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से क्या होता है, E बराबर mc², समीकरण नंबर 2 यही होता है। तो यदि द्रव्यमान m हो, प्रकाश की चाल कितनी c हो, तब आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E बराबर कितना होता है, mc²। देखिए दोनों ही E के मान है, ये भी E ये भी E, तो जब ये आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, 1 व 2 से mc² बराबर होगा h न्यू, mc² बराबर कितना होगा, h न्यू, होगा कि नहीं होगा। m का मान निकाल रहे हैं यहाँ से, m बराबर h न्यू अपॉन में जाएगा c², जाएगा m बराबर आया h न्यू अपॉन में c²। अब बात कर ले c की, चूंकि c जो होती है प्रकाश की चाल, ये होती है न्यू लेमडा, c बराबर कितना होता है, न्यू लेमडा, ये इसलिए न्यू का मान निकालने वाले, न्यू बराबर गुणा में है लेमडा, भाग में जाएगा, यानी c अपॉन में लेमडा। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। तो चूंकि या इसलिए न्यू का मान निकाल रहे हैं, गुणा में है लेमडा, भाग में पहुंचेगा सी अपॉन में लेमडा आ जाएगा, तो न्यू बराबर आया है सी अपॉन में लेमडा। ये समीकरण नंबर 3 बना देते हैं, न्यू का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 3 में, ये रहा 3, m बराबर कितना था, h न्यू, h बटे में c², देखिए ऐसा का ऐसा ही, h बटे c² ऐसा ही, न्यू की जगह कितना रखना है, c अपॉन लेमडा, तो न्यू की जगह c अपॉन में लेमडा इंटू ऐसे लगा दे, c अपॉन में लेमडा, बात एक ही है। ठीक है, देखिए रख दिया, क्या कट रहा है, एक c से एक c कैंसिल, यानी m बराबर आया h अपॉन में c लेमडा, h बराबर कितना आया, सॉरी m बराबर कितना आया, h अपॉन में c लेमडा। ये बन गया है हमारे पास समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एक बार और समझ लीजिए इतना, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण या डी ब्रोगली सिद्धांत कहलाता है। बहुत कम पूछा गया है, लगभग 5-6 साल से तो आया ही नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी देख लीजिए। तो डी ब्रोगली ने कुछ नहीं किया है, डी ब्रोगली ने पुराने वैज्ञानिकों के ही सिद्धांतों का उपयोग करके ये समीकरण दिया है, डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली संबंध कहलाता है। तो बात करेंगे प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से, डी ब्रोगली के क्वांटम सिद्धांत ही बोल सकते हैं, डी ब्रोगली के क्वांटम सिद्धांत से ऐसा भी लिख सकते हो, या प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से ऐसा भी लिख सकते हो। मैं डी ब्रोगली कर दूं इसको, अरे डी ब्रोगली नहीं, किसने दिया था, मैक्स प्लांक, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर कितना होता है, h न्यू। तो समीकरण नंबर 1 बना दिया, यदि द्रव्यमान m मान लिया और प्रकाश की चाल c मान ली, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से E बराबर कितना होता है, mc²। समीकरण नंबर 2 बन गया ये हमारे पास। समीकरण 1 व 2 की बात कर ले, देखिए दोनों ही E आपस में बराबर है, दोनों E आपस में कैसे हैं, बराबर। जब E आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी mc² बराबर में कितना लिख सकते हैं अपन, h न्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। गुणा में था c², भाग में पहुंचा दिया c², गुणा में था c², किस में पहुंचा दिया, भाग में अपन ने यहाँ पर c² पहुंचा दिया।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सी, प्रकाश की चाल न्यू के पदों में और लेमडा के पदों में। प्रकाश की चाल सी बराबर होती है न्यू लेमडा, सी बराबर न्यू लेमडा। यहाँ से न्यू का मान निकालेंगे और यहाँ रखेंगे अपन, न्यू का मान निकालेंगे, गुणा में है लेमडा, किस में पहुंचाएगा? भाग में, यानी न्यू बराबर कितना आया है हमारे पास? सी अपॉन में लेमडा। न्यू बराबर कितना आया है? सी अपॉन में लेमडा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, न्यू का मान आ गया, न्यू का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए तो m बराबर एच अपॉन में सी स्क्वायर है, सही लिखा, एच अपॉन में सी स्क्वायर। ऊपर था न्यू, न्यू की जगह कितना रख दें? लेमडा अपॉन सी, तो न्यू की जगह लिखा सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन में लेमडा। तो क्या हुआ? कट गया यहाँ पर क्या कट गया यहाँ पर? एक सी से सी कैंसिल, तो m बराबर आ गया एच अपॉन में लेमडा सी। ठीक है, ये एक तरीके से अपन पहला भाग कर सकते हैं, मतलब टुकड़ों में बता रहा हूं मैं इसको, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में भी नहीं आएगा, घट्टा बता दिया। समीकरण नंबर 3 बन गया था, ये बन गया समीकरण नंबर 4। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, फोटोन। फोटोन की बात कर ले। फोटोन जो होता है वो प्रकाश की चाल से गति करता है। फोटोन प्रकाश की चाल से गति करता है या चलता है, तब फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग निकाल लेते हैं। संवेग P बराबर होता है mc। फोटोन जो होता है वो किसकी चाल से? प्रकाश की चाल से गति करता है। c प्रकाश की जितनी चाल होती है उतनी ही प्रकाश की चाल, यानी फोटोन। फोटोन क्या है? प्रकाश का ही तो एक रूप है ना, ऊर्जा का छोटा बंडल या पैकेट, क्या कहलाता है? प्रकाश का छोटा बंडल या पैकेट, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में गमन कर, उन्हें तो क्वांटम कह रहे हैं। ठीक है, तो P बराबर आ गया mc, m आ गया, इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 5। अब m का जो मान आया था 4 का मान, वो 5 में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 का मान 5 में रखने पर। ठीक है, तो P बराबर m की जगह मान रख दीजिए, m बराबर कितना आया है? h अपॉन में सी लेमडा, इनटू में सी ऐसा का ऐसा ही, क्या कट गया? सी से सी कैंसिल, तो P बराबर आ गया एच अपॉन में लेमडा। P बराबर आ गया कितना? एच अपॉन में लेमडा आ गया। अब अगर यहाँ से लेमडा का मान निकालना चाहें अपन, मैं इधर लिख दूं, या लेमडा बराबर भाग में है, गुणा में पहुँचाया, गुणा में है तो भाग में पाएगा, लेमडा बराबर एच अपॉन में P पहुँच जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? लेमडा बराबर क्या होता है? एच अपॉन में P, लेमडा बराबर एच अपॉन में P। इसे डी ब्रोगली का तरंग समीकरण कहा जाता है, यही लिख देंगे, इसे डी ब्रोगली का तरंग समीकरण कहा जाता है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और, देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप, मतलब तोड़ के करना, आप लोग एक भाग दो भाग ऐसे तोड़ तोड़ के करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको मैं, जगह है नहीं, मिटाना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं, P की बात कर ले, तो ये आ गया तरंग समीकरण। क्या आ गया? तरंग समीकरण। अब हमें पता है प्रकाश तरंग के साथ साथ कण के रूप में भी चलता है, विकिरण की द्वितीय प्रकृति पढ़ चुके हैं ना, विकिरण 2 तरीके से चलता है, कहीं पर यह तरंग की भांति दर्शाता है व्यवहार, कहीं पर कण की भांति। तो अपन मान लेते हैं यदि कण का द्रव्यमान m, कण का द्रव्यमान कितना? m हो, m तथा वेग v हो, तब संवेग कितना होता है उसका देख लेते हैं। सब संवेग P बराबर होता है mv, P बराबर mv, पुराना सूत्र ही है, कण का द्रव्यमान m और वेग कितना v हो, तब संवेग P बराबर होता है mv। P का मान उठाकर यहाँ रख देते हैं, P का मान उठाकर यहाँ रख देते हैं, 5 के बाद इसे बना दिया 6, तो ये लिखा P का मान समीकरण 6 में रखने पर रख दें, तो लेमडा बराबर ऊपर या ऐसा ही P की जगह mv, तो लेमडा बराबर क्या सूत्र होता है? एच अपॉन में mv। इसे डी ब्रोगली का संबंध कहा जाता है, डी ब्रोगली का संबंध कहा जाता है। ये डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है, तरंग के रूप में व्यवहार, ये कण के रूप में व्यवहार दर्शा रहा है, तो इसे डी ब्रोगली का तरंग समीकरण कहा जाता है, इसे डी ब्रोगली का संबंध कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया डी ब्रोगली। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्रोगली का तरंग समीकरण दैनिक जीवन में दिखाई नहीं देता है, क्यों?
डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ एक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न रहती है जिसे डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है। लेकिन ये हमें क्यों नहीं दिखाई दी? बस जा रही, बस के पीछे तरंग क्यों नहीं दिखाई दे रही? ट्रक जा रहा है, उसके पीछे कण क्यों तरंग क्यों नहीं दिखाई दे रही? तो उसका रीजन है, रीजन क्या है वो यहीं से आया, डी ब्रोगली के समीकरण से। डी ब्रोगली के समीकरण से अभी पढ़ा था, क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी, ये लिखेंगे डी ब्रोगली के समीकरण से, लैम्डा बराबर एच अपॉन में एम वी। अब यहाँ से देख लीजिए, या लैम्डा बराबर 1/m लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपात में m। जब भी m मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा, पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। दैनिक जीवन में होता ही क्या है, बस ट्रक इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनकी तरंग दैर्ध्य का मान कम हो जाता है, इसलिए दैनिक जीवन में हमें डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत दिखाई नहीं देता है। तो यही लिख देंगे यहाँ तक, और इसके नीचे लिख देंगे चूंकि दैनिक जीवन में द्रव्य यानी पदार्थ का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, जिससे उसकी तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि हमें दैनिक जीवन में डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत दिखाई नहीं देता है, फुल स्टॉप। तो इसी के साथ ये खत्म हो गया, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण खत्म, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, जय हिंद।